इस एडुसेट सेशन में हम सभी अपने दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज के इस सत्र में हमारा जो चर्चा का विषय होगा वो होगा भारत में आर्थिक सुधार। आपने इस विषय से काफ़ी पहले ये शब्द जरूर सुने होंगे और यह विषय न केवल अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के बल्कि अन्य सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल आर्थिक सुधारों का दौर चल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से कई प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। पहला प्रश्न यह है कि आर्थिक सुधार से क्या मतलब है हमारा। दूसरा प्रश्न है कि आर्थिक सुधार की प्रक्रिया क्यों लागू की गई। तीसरा प्रश्न यह आता है कि आर्थिक सुधार से हमारा क्या वास्तव में सुधार हुआ है। अगर सुधार हुआ है तो क्या सभी लोगों का सुधार हुआ है या कुछ चुनिंदा लोगों तक ही आर्थिक सुधारों के लाभ पहुंचे हैं। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। ये विषय हमारे पाठ्यक्रम MA अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम के MEC 005 भारत की आर्थिक नीति नामक पाठ्यक्रम में शामिल है। यह इकाई 7 और 8 से संबंधित होगा। अपनी चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने सभी श्रोताओं को, विशेष रूप से अपने विद्यार्थियों को और जो भी हमारे एकेडमिक काउंसलर्स यानी शिक्षक बंधु इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वे हमसे निरंतर प्रश्न पूछते रहें। किसी भी प्रकार की पाठ्यक्रम से संबंधित या इस इकाई से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो वो हमसे जरूर पूछें। हमारे कुछ फ्री टॉल टेलीफोन्स हैं जिन्हें हमारे अभी टीवी की स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, और प्रश्न आप हिंदी में पूछें या अंग्रेजी में पूछें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस भी भाषा में प्रश्न पूछेंगे हम उसी भाषा में आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। इस सत्र में मेरे साथ मेरे दाएं हमारे एक विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह चौहान। ये इस समय अर्थशास्त्र में रीडर हैं, राजकीय महाविद्यालय अलीगढ़ में पढ़ाते हैं। काफ़ी शोध कार्य इन्होंने आर्थिक सुधारों के ऊपर कार्य किया है। करीब लगभग मैं समझता हूँ 50 से अधिक शोध पत्र इन्होंने प्रकाशित किए हैं इस विषय को लेकर के। तो बजाय अभी हम थोड़ा सा चर्चा आगे बढ़ाना चाहेंगे। पहला प्रश्न तो यह है कि आर्थिक सुधार हमारे जुलाई 1991 से प्रारंभ होते हैं। ये क्यों हुए, इसकी पृष्ठभूमि अगर जाएं तो एक खास तरीके की परिस्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि हमारा घाटा बहुत बजट का जा रहा था, यानी डेफिसिट बहुत था। इसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन भी घाटे में जा रहा था। एक तरीके से एक विदेशी निवेशकों के सामने या जिनकी पूंजी, जिनका पैसा यहाँ जमा था, उनके सामने एक निराशाजनक स्थिति आ गई थी और वो भी अपना पैसा यहाँ से विड्रॉ करने लगे थे। तो सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस समस्या का निदान कैसे किया जाए। मूल रूप से ये एक चुनौती थी। उस चुनौती को मुकाबला करने के लिए आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की गई। ये तात्कालिक कारण था, इमीडिएट कॉज था आर्थिक सुधारों को लागू करने का। लेकिन आज की चर्चा का विषय वो सही था गलत था ये नहीं है। आज की चर्चा का मूल बिंदु होगा कि जो हमारी स्वतंत्रता काल के बाद योजना काल से जो एक आर्थिक नीति अपनाई गई, एक डेवलपमेंट पॉलिसी अपनाई गई, उसमें मेजर शिफ्ट यानी बहुत मूलभूत परिवर्तन किया गया। मूलभूत परिवर्तन क्या है ये? पहले जो हमारी योजनाएं शुरू की गई थी उनमें हमारी 3 खास चीजें मोटे तौर पे थी। एक कि कंट्रोल यानी नियमन था। किसी भी प्रकार की कोई उद्योग धंधा शुरू करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था, और बहुत सारी की बॉडी जैसे MRTP है, फेरा है, इनसे एक मंजूरी लेनी पड़ती थी किसी भी प्रकार की उद्योग धंधों के चलाने के लिए या उद्योग जो एग्जिस्टिंग उद्योग धंधे हैं उनको बढ़ाने के लिए। लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ? मूल रूप से सोशलाइजेशन यानी समाजवाद लाने के लिए, यानी एकाधिकार की स्थिति पैदा न हो, बराबर धन का वितरण हो, ये शायद योजना निर्माताओं के मस्तिष्क में ये एक विचार था इस तरीके की नीति लागू करने के लिए। परंतु हुआ क्या? इससे भ्रष्टाचार बढ़ा। इसका लाभ किसको मिला? इसका लाभ ब्यूरोक्रेट्स को, जो मंजूरी देने वाले लोग थे उनको मिला। कुछ उनकी साठगांठ कुछ पॉलिटिशियन से थी। तो इस तरीके से बजाय इसके कि वो समाजवाद आता, उससे भ्रष्टाचार की ओर ज्यादा वृद्धि हुई। दूसरा था कि इस पूरी आर्थिक फिलॉसफी में, इस आर्थिक दर्शन में या इस आर्थिक नीति में
जो है दूसरा था कि हमारा बहुत ज्यादा जोर रहा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर, जिन्हें हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये माना जाता था कि जितना ज्यादा सार्वजनिक प्रतिष्ठान खुलेंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होंगे, उतना ही समाजवाद आएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो समाजवाद नापने का एक जो आधार था, वो आधार था हमारा कि कितने ज्यादा सार्वजनिक प्रतिष्ठान उद्योग खोले जाएं। तो ये सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर बहुत अधिक बल दिया गया। और तीसरा था हमारा जो नीति थी कि एक इंपोर्ट इंस्टीट्यूशन लेड ग्रोथ, अर्थात आयात प्रतिस्थापन, यानी कम से कम बाहर पर डिपेंडेंस, हमारी निर्भरता कम हो और हम अधिक से अधिक जिन चीजों को बाहर से मंगाते हैं उन चीजों को हम अपने देश के अंदर ही पैदा करें। तो ये तीन मोटे आधार थे। आप देखेंगे कि जुलाई 1991 के बाद इन तीनों ही चीजों पर मेजर चेंजेस आए, जिन्हें हम कहते हैं पहला चेंज निजीकरण, पहला उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा वैश्वीकरण। कई लोग कहते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीयकरण, यानी प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि ये क्या है। पहला है उदारीकरण, यानी जो विभिन्न प्रकार के हमको क्लियरेंस लेने पड़ते थे, विभिन्न प्रकार की अनुमति सरकार के विभिन्न विभागों से लेनी पड़ती थी, उसको खत्म किया गया। यानी आप कोई भी उद्योग चला सकते हैं। एग्जिस्टिंग उद्योग, जो वर्तमान उद्योग है, उनमें किसी भी प्रकार की वृद्धि करने के लिए अब कोई MRTP जैसे एक्ट के तहत वहां से कोई किसी भी प्रकार के क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। जो क्षेत्र और फेरा जैसा कानून, जिसे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कहते हैं, उसको खत्म कर दिया गया। तो ये था हमारे कदम उदारीकरण की दिशा में। और फिर आया जो सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बहुत अधिक जोर दिया गया था, उस पर भी कमी लाई गई। उसमें कमी कई रूपों में देखने को मिल सकती है आपको। पहला, जो बहुत सारे क्षेत्र सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिए रिजर्व थे, निर्धारित थे कि इन क्षेत्रों में सार्वजनिक प्रतिष्ठान के उद्योग ही खुल सकते हैं, उनकी संख्या कम की गई। पहले 18 की गई और धीरे धीरे 18 से आज 5 उद्योग जो बहुत जरूरी हैं, जैसे सुरक्षा है या सोशल सेक्टर है या गरीबों के लिए कोई खास तरीके का इंस्टीट्यूशन है, उन उद्योगों को छोड़ करके किसी भी क्षेत्र में निजी उद्योग खोले जा सकते हैं। ये पहला कदम था। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं उनमें जो इक्विटी का शेयर है वो भी कम किया गया। कहीं कहीं पर वो सरकार की जो भागीदारी इक्विटी शेयर्स की थी वो बढ़ा करके 26% कर दी गई, कहीं कहीं उद्योगों में 49% कर दी गई, किन्हीं किन्हीं उद्योगों में 74% कर दी गई। साथ ही साथ वर्तमान सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बहुत तरह की ऑटोनॉमी, स्वायत्तता प्रदान की, मैनेजरियल ऑटोनॉमी या निर्णय लेने में उनको आज़ादी दी गई। अदरवाइज पहले बहुत सारे इस प्रकार के निर्णयों में विभिन्न संबंधित मंत्रालयों से, विभागों से उन्हें अनुमति लेनी पड़ती थी। ये था बेसिकली प्राइवेटाइजेशन, जिसे हम कहते हैं निजीकरण की दिशा में किए गए प्रयास, पॉलिसी डिसीजंस। और तीसरा था हमारा जो है ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण। इसकी दिशा में कुछ कदम इस तरीके से उठाए गए हैं कि जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थे उनको दूर किया गया, जैसे कोटा है या जिनकी पहले संख्या होती, भाई इतनी तक ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इस तरीके के उनको हटा दिया गया। और साथ ही साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देने की दिशा में बहुत तरीके के प्रयास किए गए। अर्थात जो हमारी नीति थी, आयात प्रतिस्थापित नीति, जो विकास की, समृद्धि की जो नीति थी, उसको शिफ्ट करके हमको कर दिया गया एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। एक छोटे टर्म हम बोलें, यानी निर्यातों पर आधारित हमारी वृद्धि दर ज़्यादा होनी चाहिए। इस प्रकार के ये कुछ पॉलिसी चेंजेस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंतर्गत लिए गए। तो जब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं, भारत में आर्थिक सुधारों की बात करते हैं, तो मोटे तौर पर 3 चीजें आती हैं। एक तो आता है उदारीकरण अर्थात प्राइवेटाइजेशन, दूसरा आता है निजीकरण अर्थात लिबरलाइजेशन, दूसरा आता है प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड उदारीकरण, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ये 3 मेजर कंपोनेंट हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। ये तीनों में मैंने बताया कि ये चीजें ऐसे इस तरीके के स्टेप्स लिए गए। यहाँ पर आज हमारी जो चर्चा का मूल विषय है कि क्या
आर्थिक सुधार से जो हमारे सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग के थे, मैं आपको याद दिला दूं, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स हमारे प्लानिंग के शुरू से ही, यद्यपि हर एक योजना के तहत कुछ कुछ उद्देश्य बदलते रहे, पर मेजर फोकस 3 पर रहा है। पहला, वृद्धि दर, हाई ग्रोथ रेट। दूसरा जो है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि आत्मनिर्भरता। और तीसरा रहा है हमारा सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण। इन्हीं चारों ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ ये चर्चा करेंगे कि क्या ये ऑब्जेक्टिव्स, ये उद्देश्य कहाँ तक आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के तहत पूरे हुए हैं। क्योंकि आर्थिक सुधार एक ऐसा विषय है जहां पर आप रोज अखबारों में पढ़ते होंगे, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल, विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न प्रकार के पॉलिसी मेकर्स कहीं न कहीं रोज आप चर्चा का विषय बना रहता है। बहुत से लोग कहते हैं आर्थिक सुधारों से बड़ी उन्नति हुई है साहब, इतनी वृद्धि दर हो गई, इतनी कारें आने लगी, लोगों की आमदनी बढ़ने लगी है। लेकिन दूसरा पहलू भी है ये कि आर्थिक सुधारों से गरीबों की गरीबी दूर नहीं हुई, आर्थिक सुधारों से रोजगार नहीं बढ़ा, आर्थिक सुधारों से बेरोजगारी बढ़ी है, आर्थिक क्षेत्र की असंतुलन बढ़ा है। इस तरीके के प्रश्न हैं, पर ये कॉमन मैन, सामान्य व्यक्ति इस तरीके के तर्क देते हैं। पर एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते केवल लेमेन्स लैंग्वेज बोल देना कि आर्थिक सुधारों से वृद्धि हुई है या ये सब हुए, इतना पर्याप्त नहीं है। तो आज हम ये देखेंगे क्या वास्तव में आर्थिक वृद्धि दर बढ़ी है। अगर आर्थिक वृद्धि दर बढ़ी है तो फिर हमको ये सवाल आता है किसकी तुलना में, क्योंकि एक हमको पीरियड यार्डस्टिक लेना पड़ेगा कि अगर हम आर्थिक सुधारों से पहले वाले समय में तुलना करें, कोई एक बेंचमार्क रखना होगा कि वो बेंचमार्क है। अगर हम देखें आर्थिक सुधारों से पहले यानी 80 के दशक से अगर हम तुलना करें तो जुलाई 1991 के बाद, क्योंकि लगभग 15 वर्ष आर्थिक सुधारों को क्रियान्वित होते हुए गुजर गए हैं, तो मैं समझता हूं 15 साल का पीरियड काफी एक लंबा समय है जिसके आधार पर हम एक विश्लेषण कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि वास्तव में हमारी में क्या सुधार हुआ है। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए तो मैं अब पहला प्रश्न करूंगा, डॉक्टर चौहान साहब को आमंत्रित करता हूं कि ये बताइए कि आर्थिक सुधारों से हमारी इन चारों ऑब्जेक्टिव्स यानी पर्टिकुलरली आर्थिक वृद्धि दर और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर क्या प्रभाव पड़ा है। क्या ये दोनों एक दूसरे, एक में कमी हुई है, दूसरे में भी उसका प्रभाव पड़ा है, अर्थात वृद्धि दर बढ़ी है, तो क्या इस वृद्धि दर का लाभ हमारे सामाजिक न्याय की तरफ भी बढ़ा है, अर्थात इस आर्थिक वृद्धि दर का लाभ मासेज को हुआ है या इसका लाभ कुछ लोगों तक ही सीमित रहा है। डॉक्टर चौहान। जिस समय भारत में आर्थिक सुधार और उदारीकरण की नीतियां प्रारंभ की गईं, उस समय 1990-91 में भारतीय अर्थव्यवस्था एक गंभीर आर्थिक संकट में फंस गई थी और ये उस समय के बाद हुआ था जबकि 1980-81 से लेकर 1989-90 तक अर्थात छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त कर ली गई थी। इतनी ऊंची वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त कर लेने के बाद भी जब आर्थिक संकट पैदा हुआ तो नीतिकारों को यह सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा कि अर्थव्यवस्था में कहीं न कहीं कुछ ऐसी खामियां हैं जिनसे कि विकास दर प्रभावित हो सकती है, हमारे सामाजिक वितरण का जो सिस्टम है वो प्रभावित हो सकता है और समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन तक आर्थिक विकास के लाभ पहुंचाने की नीति प्रभावित हो सकती है। इन सब के बीच 1991 के बाद से औद्योगिक क्षेत्र में, वैदेशिक क्षेत्र में, मौद्रिक क्षेत्र में, वित्तीय और राजकोषीय क्षेत्र में, सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र में तमाम तरह के आर्थिक सुधार लागू किए गए। अर्थव्यवस्था को उदार बनाया गया। जो लाइसेंस परमिट कोटा राज की व्यवस्था थी उसे समाप्त करने का प्रयास किया गया। आज अगर हम उसका मूल्यांकन करें
तो हमें अपनी आर्थिक आयोजना के जो 4 मूलभूत स्तंभ हैं उसके संदर्भ में पिछले 15 वर्षों की नीतियों और उपलब्धियों का लेखा जोखा तैयार करना होगा। हमारी आर्थिक आयोजना के 4 जो मूलभूत स्तंभ हैं वो हैं आर्थिक विकास, अर्थात इस दौरान हमारे आर्थिक विकास की दर क्या रही। दूसरा है आत्मनिर्भरता, कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हमने किस सीमा तक आत्मनिर्भरता प्राप्त की। तीसरा है आधुनिकीकरण, कि हमने अर्थव्यवस्था को आधुनिकीकरण के रास्ते पर चला करके कहाँ तक ले आए। चौथा है सामाजिक न्याय, विशेष तौर पर वितरणात्मक न्याय, अर्थात जो आर्थिक विकास हमें मिला, हमारी राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई, उसे हम समाज के कमजोर तबकों तक कहाँ तक पहुँचा पाए। और इसी में अगर हम 5वां तत्व क्षेत्रीय असंतुलन को भी जोड़ लेते हैं तो उस आधार पर अगर हम अपने आर्थिक सुधारों का विश्लेषण अगर करेंगे तो हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि आर्थिक विकास के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां क्या रही। जुलाई 1991 में सबसे पहला आर्थिक सुधार हमने औद्योगिक नीति के रूप में किया था और उसके क्रम में चलते हुए 1992-93 को अगर हम थोड़ा संक्रमणकालीन वर्ष के नाम से जान लें तो 93-94, 94-95 और 95-96 में हमारी आर्थिक विकास की दर 7% के आसपास रही और इस ऊंची विकास दर को भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहली बार प्राप्त किया गया। उसके बाद के वर्षों में आर्थिक विकास की दर में कुछ उच्चावचन होते रहे हैं, कभी ये ऋणात्मक भी हो गई है, कभी ये शून्य स्तर पर भी रही है, लेकिन कुल मिलाकर 1990-91 से लेकर 2003-2004 तक की जो औसत विकास दर है वो लगभग 5.6% बैठती है। और इसकी तुलना अगर हम 80 के दशक में प्राप्त आर्थिक विकास की दर से करें तो वो भी 5.6% थी। तो इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आर्थिक सुधारों से पहले और आर्थिक सुधारों के बाद आर्थिक विकास की दर में मूलभूत रूप से कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन अब हमें यह विचार कर लेना है कि 2002-2003, 2004, 2005 और 2005 और 2006 में जो विकास दर है वो 8% के आसपास रहने वाली है। हमारे प्रधानमंत्री अब 10% विकास दर की बात करने लगे हैं और यह हो सकता है कि अगले वर्ष हम इस लक्ष्य को प्राप्त भी कर लें। तो उस दिशा से यह कहा जा सकता है कि पिछले वर्षों में भले ही भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास की ऊंची दर प्राप्त न कर पाई हो और हम 80 के दशक के समकक्ष ही रहे हों, लेकिन आगे के वर्षों में यह उम्मीद की जा सकती है कि आर्थिक विकास की दर ऊंची होगी। हाँ डॉक्टर चौहान, इस बिंदु पर मैं थोड़ा सा हस्तक्षेप करना चाहूँगा। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो भले ही ठीक है दशक की बात समझ में आती है कि भाई जो 80s में था वही 90s में था, लेकिन जो 2002, 3, 4, 5, 6 में 8% जो ग्रोथ रेट रही है, क्या ये हमारी नई आर्थिक नीति के कारण है, ऐसा हम मान सकते हैं, या देयर आर अदर रीजंस, दूसरे कुछ फैक्टर्स भी हैं जो इस ऊंची वृद्धि दर के लिए उत्तरदायी हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था का अगर हम ढांचा देखें, जिसे हम क्षेत्रक वितरण कह सकते हैं, तो हम इस दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा हमें कि पिछले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो विकास का एक परंपरागत मार्ग था, जो सारे विश्व में देखा गया, जो विकसित देश हैं उन सब में ये देखा गया कि सारी अर्थव्यवस्थाएं पहले कृषि अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित हुई, उसके बाद वहां औद्योगिकरण में तेजी आई और सबसे आखिर में वो सेवा क्षेत्र में विकसित हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनकर के रह गई है जो शायद विश्व में अकेली अर्थव्यवस्था है कि जिसने कृषि क्षेत्र की विकास दर
को ऊंचे स्तर पर प्राप्त करते हुए औद्योगिक क्षेत्र को लांघकर सीधे ही सेवा क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। और अगर हम क्षेत्रक विकास दर के आंकड़े यहां पर बताना चाहेंगे कि पिछले दशक में सबसे तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है व्यापार, वाणिज्य, संचार और परिवहन। यह सेवा क्षेत्र का क्षेत्र है और इसमें अगर हम विकास दर के प्रतिमान देखें तो 94, 95, 95, 96, 2003, 2004, 2004 और 2005 इन 4 वर्षों में विकास दर 10% से ज्यादा रही, अर्थात 2 अंकों में रही। और इसी की बदौलत आज हमारी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान सन 2004-2005 में 54% से अधिक हो गया है। राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र की ओर से आ रहा है। कृषि क्षेत्र का हिस्सा घटते घटते 20% से नीचे आ गया है और औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा लगभग 1/4 स्तर पर यथावत विद्यमान है। यह एक विशेष बात भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में है। तो जहां तक ऊंची विकास दर का सवाल है, जब तक हमारे देश का सेवा क्षेत्र विकसित होता रहेगा, हम ऊंची विकास दर की ओर अग्रसर रहेंगे। अगर सेवा क्षेत्र का विकास कम होता है तो हमारा जो लक्ष्य है 8% और 10% का, वो प्राप्त करने में कठिनाई होगी। धन्यवाद डॉक्टर चौहान। एक्चुअली बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सेवा क्षेत्र ने बहुत ऊंची उड़ान भरी है और ये आर्थिक नीति इसके लिए एक हद तक जिम्मेदार है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पीरियड में मानसून अच्छा रहना भी, ये मैं ऐड कर रहा हूँ, मानसून चूँकि कृषि भले ही उसका सेक्टोरियल जो कंट्रीब्यूशन है, जो क्षेत्रीय योगदान है, वो चाहे 20% के आसपास हो, पर उसका अग्रगामी और पार्श्वगामी प्रभाव इतने ज़्यादा हैं कि जब जब कृषि क्षेत्र की दर ऊंची रहती है, ऊंची रहने का मेरा मतलब इवन बिटवीन 2 to 3% भी रहती है, तो वृद्धि दर हमारी 7% को क्रॉस कर जाती है। इसलिए कृषि क्षेत्र बहुत बड़ी हद तक तब होती है, यानी वृद्धि दर उसकी ठीक रहती है, जब हमारा मानसून अच्छा रहा हो। तो मानसून निरंतर, मानसून की कृपा रही है, अच्छा रहा है, इसलिए एक बहुत बड़ा कारण मानसून का अच्छा रहना भी ऊंची वृद्धि दर का कारण है। इसलिए पूरी की पूरी टोटल क्रेडिट जो है, हम ये कहें कि ये प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन आ गया, इसलिए वृद्धि दर एकदम ऊंची हो गई, शायद ये कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण कथन होगा हमारी आर्थिक सुधारों के ऊपर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनमें एक बहुत फैक्टर है कि निश्चित रूप से पॉलिसी ओरिएंटेशन भी जिम्मेदार है, लेकिन हमारा मानसून भी जिम्मेदार है। बहरहाल मोटे तौर पर चाहे जो भी फैक्टर हो, वृद्धि दर पर हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक सुधारों का अच्छा प्रभाव पड़ा है और यहाँ पर काफ़ी संतोषजनक स्थिति है। भारत की प्रशंसा भी विदेशों में भी, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी इस विषय में हुई है कि भारत एक ऊंची वृद्धि दर की ओर जा रहा है। लेकिन अगला प्रश्न है कि वृद्धि दर ऊंची होना एक पहलू है, पर क्या इस वृद्धि दर ऊंचे होने का लाभ हमारे मासेस तक पहुंचा है? अर्थात मासेस की जब मैं बात करता हूं तो हमारी गरीब तबकों को, अर्थात इस वृद्धि दर का लाभ गरीबी कम करने के रूप में, बेरोजगारी घटाने के रूप में, या लोगों की अच्छी एक ह्यूमन डेवलपमेंट जिसे कहते हैं उसके रूप में कहाँ तक हुआ है? मैं जरा सा चाहूँगा कि हमारी स्थिति इस समय बेरोजगारी और गरीबी की ओर क्या इंडिकेशन है इकोनॉमिक गवर्नेंस के, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हमारे रीडर शायद इंतजार कर रहे होंगे कि यहाँ पर हम कहाँ हैं, आर्थिक सुधार का असली जो लक्ष्य है गरीबों तक पहुंचने का, वहां तक हम कहाँ तक पहुंचे हैं? पिछले 10 वर्षों में विशेष तौर पर 5 वर्ष हम संक्रमणकालीन अवस्था को दे सकते हैं कि उस दौरान अर्थव्यवस्था ने अपने आप को तैयार किया आगे बढ़ने के लिए। पिछले 10 वर्षों की जो स्थिति रही है, अर्थात 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार के मोर्चे पर भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से फेल रही है। संगठित क्षेत्र में रोजगार की बात हो, असंगठित क्षेत्र में रोजगार की बात हो, रोजगार घटे हैं, भले ही आर्थिक विकास की दर ऊंची रही हो। 8वीं योजना का यह मूल वाक्य
संदेह के घेरे में आ गया है कि अगर हम आर्थिक विकास की दर 8% से अधिक प्राप्त कर लेंगे तो 10वीं योजना के दौरान जितने श्रम बल में वृद्धि होगी उससे ज्यादा के रोजगार अवसर हम सृजित कर पाएंगे। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 60वें चक्र के आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं और अगर हम उन पर गौर करें तो हम ये पाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र हों, ग्रामीण क्षेत्र के चाहे पुरुष हों और चाहे महिलाएं हों, 1993-94 के सापेक्ष सन 2004 में महिलाओं में भी और पुरुषों में भी दोनों में ही बेरोजगारी की दर बढ़ी है। 1993-94 में बेरोजगारी की दर पुरुषों के मामले में 5.6% थी, जो 2004 में बढ़कर 9.1% हो गई। महिलाओं में इसका असर ज्यादा देखने को मिला है और उनमें बेरोजगारी की दर और ज्यादा बढ़ी। शहरी क्षेत्रों में भी पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही बेरोजगारी की दर बढ़ी है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि कम से कम बेरोजगारी के मामले पर हमारी आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की नीतियां सफल नहीं रही हैं और इसको हम एक प्रकार से रोजगार विहीन आर्थिक विकास की संज्ञा दे सकते हैं। हाँ, यानी डॉक्टर चौहान आपने कहा कि रोजगार विहीन आर्थिक वृद्धि अर्थात जॉबलेस ग्रोथ एक टर्म बड़ा पॉपुलर हो गया है। कहने का मतलब अभिप्राय ये भी कहा जा सकता है कि वृद्धि तो हुई है पर विकास नहीं हुआ, क्योंकि ये वृद्धि ही है। विकास अर्थात विकास जो वृद्धि के अन्य आयाम हैं, जैसे कि ग्रोथ विद एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ विद एम्पावरमेंट, ग्रोथ विद डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अर्थात वृद्धि दर ऊंची हुई तो क्या, वृद्धि दर का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। वृद्धि दर अपने में कोई लक्ष्य नहीं है। 8% वृद्धि दर हो जाए, 10% वृद्धि दर हो जाए और इससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, ऐसा नहीं है। बहुत प्रकार के सामाजिक असंतुलन इससे पैदा हुए हैं, क्योंकि कुछ घटनाएं न्यूज़पेपर्स की, अखबारों की घटनाएं कि भाई बहुत बड़ी संख्या में किसान हत्या कर रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ी है। तो ये एक निश्चित रूप से आर्थिक वृद्धि का या इस पूरे आर्थिक उदारीकरण का एक बहुत बड़ा नकारात्मक पक्ष है। लेकिन अब हम देखेंगे, यद्यपि दोनों अवधारणाएं एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई हैं, गरीबी के फ्रंट पर, निर्धनता के फ्रंट पर क्या हुआ है डॉक्टर चौहान? जहां तक निर्धनता का सवाल है तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है कि हम सन 2000 तक निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के अनुपात को घटाकर 19.1% के स्तर पर ले आएंगे। अभी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 61वें चक्र के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं, तो निश्चित तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि निर्धनता पर जो है आर्थिक विकास की ऊंची दर का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो आकलन है, जो अनुभवजन्य अध्ययन किए गए हैं, उससे यह निष्कर्ष निकल करके आ रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के इन वर्षों में, 4 वर्षों में और उससे पहले 9वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता के स्तर में कुछ कमी अवश्य आई है। तो निर्धनता के मोर्चे पर सफलता प्राप्त होती दिखती है। लेकिन एक विरोधाभास जो भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले दिनों देखने को मिला कि भारत के जो सुरक्षित खाद्य भंडार थे उसमें 60 मिलियन टन से अधिक का खाद्यान्न मौजूद था और दूसरी ओर उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में लोग भूख से मर रहे थे। यह भी एक विरोधाभास है। तो अब इस वक्त ये देखने की जरूरत है कि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि औसतन जो है प्रति व्यक्ति आय में ऊंची वृद्धि हो जाए, बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या लोगों के पास इतना पैसा है कि वो अपने जीवित रहने लायक खाद्यान्न खरीद लें। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इस आर्थिक विकास का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। हाँ, गरीबी की बात कही, आंकड़ा इसकी 36 से 26 होगा, इतना ही बता देना पर्याप्त नहीं होता है। गरीबी निश्चित रूप से 80 के दशक में भी कमी हुई है, पर मुद्दा यह है कि जिस दर से, जिस गति से, जिस स्पीड से 80 के दशक में गरीबी कम हुई, क्या वो गति बनाए रखी? क्या उसी गति से 90 के दशक में भी गरीबी की दर कम हुई है? यद्यपि गरीबी की दर कम हुई, अभी ये भी बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आई, कुछ डेटा को लेकर के काफ़ी
विवाद का विषय है कि वास्तव में 36 से 26 हुआ या कुछ मेथोडोलॉजी के कारण ये आंकड़ा इस तरीके से आ गया। अभी मैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, क्योंकि ये एक डिबेट का ऐसा विषय है जिस पे हमारे छात्रों को थोड़ा सा शायद कम रुचि हो। परंतु फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वृद्धि, जो कमी की दर, जो स्पीड, कमी की दर 80 के दशक में रही, वो कमी की दर 90 के दशक में नहीं रह पाई। अर्थात 90 के दशक में जो गरीबी की कमी की जो दर थी वो कम थी 80 के दशक में। तो इस दृष्टि से भी हम ये कह सकते हैं कि गरीबी की दर पर भी कोई आर्थिक सुधारीकरण के कारण गरीबी बहुत कम हो गई, ऐसा कम से कम आंकड़ा, जो डेटा ऑफिशियल सरकारी जो डेटा है एनएसएसओ का, वो इस चीज की पुष्टि नहीं करता है। गरीबी से ही एक दूसरा संबंधित पक्ष पहलू है एक ह्यूमन डेवलपमेंट का, जिसमें आ जाता है हेल्थ है, एजुकेशन है, सैनिटेशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है। इन चीज़ों पे ये आर्थिक सुधार का क्या प्रभाव पड़ा है, ये कम हुए हैं या स्थिति ज्यों की त्यों हैं या कुछ सुधार हुआ है, इस विषय में थोड़ा सा बताएंगे आप। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रतिवर्ष मानव विकास निर्देशांक प्रकाशित करता है। उसकी सूची प्रकाशित होती है और उस सूची में 2003, 2004 और 2005 इन तीनों में भारत की स्थिति 177 देशों में 127वें स्थान पर बनी हुई है। अर्थात इन तीनों वर्षों में मानव विकास के मोर्चे पर भारत ने कोई प्रगति नहीं की। हम जहां थे वहीं हैं। अगर हम मानव विकास सूचकांक में जो संकेतक प्रयोग किए जाते हैं, साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, इन पर अगर हम विचार करें, प्रति व्यक्ति आय पर अगर हम विचार करें, तो हम ये पाते हैं कि जिन उपलब्धियों की अपेक्षा की जाती थी, अर्थात सामाजिक सरोकार रखने वाले जो लोग थे, पर्यावरण से सरोकार रखने वाले जो लोग थे, या जो लोग हैं वो जो अपेक्षाएं करते हैं, उनकी पूर्ति नहीं हुई है। उदाहरण के तौर पर हमारे देश में 36 करोड़ लोग आज भी लिखना पढ़ना नहीं जानते। दुनिया में सबसे ज्यादा निरक्षर लोग भारत में रहते हैं। और इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि पिछले 15 वर्षों में भी हम सार्वजनिक शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम चलाए जाने के बावजूद साक्षरता में कोई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर पाए। अगर हम नामांकन स्तर पर देखें तो अभी भी आजादी के 57 साल बीत जाने के बाद भी हमारे देश में लगभग 15% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में नाम नहीं लिखा पाते। अगर हम स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने की बात करें तो अभी भी लगभग 18% बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 1 में अगर नाम लिखाते हैं तो कक्षा 5 पास नहीं कर पाते। ये आंकड़े शिक्षा के स्तर पर हमारी कमजोरी को दर्शाते हैं। अगर हम स्वच्छ पेयजल की बात करें तो हमारे देश की 62% जनसंख्या 1991 में स्वच्छ पेयजल प्राप्त नहीं कर पा रही थी और आज 2001 के आंकड़े उपलब्ध हैं, उसमें 78% जनसंख्या ही स्वच्छ पेयजल प्राप्त कर पा रही है। अर्थात अभी भी 22% जनसंख्या ऐसी है जो स्वच्छ पेयजल प्राप्त नहीं कर पा रही है। 1991 में 62% थी। तो इस मोर्चे पर भी अगर आज के इस भारत में 25 करोड़ लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, 25% लोग खुले आसमान के नीचे सोते हैं, 1000 में से 60 बच्चे 1 वर्ष की उम्र से पहले ही मर जाते हैं, तो इस तरह के विकास को हम आर्थिक सुधार और उदारीकरण से जनित विकास नहीं कह सकते। आर्थिक सुधार और उदारीकरण से राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है, प्रति व्यक्ति आय में औसतन जो वृद्धि हुई है, वो कहीं न कहीं
विफथित हुई है, डाइवर्ट हुई है, समाज के कुछ तबकों तक ही सीमित रही है। और भारतीय अर्थव्यवस्था आज 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था के रूप में है। एक, जिसे हम बैलगाड़ी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, जिसका संबंध देश की 80% जनसंख्या से है। दूसरी, जो हम मोटरसाइकिल अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, जिसका संबंध लगभग 18% जनसंख्या से है। और तीसरी, जो कार अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, जिसका संबंध 2% अर्थव्यवस्था से है। तो आर्थिक विकास का जो लाभ है वो इस 20% तक सीमित रह गया है। 80% जनसंख्या तक इसका जो टपकन प्रभाव है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, वो दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर चौहान, ये नई चीज आपने बताई कि अगर मोटे तौर से अगर सामाजिक न्याय की दृष्टि से देखें तो पूरी अर्थव्यवस्था को 3 विभागों में साफ साफ दिखाई देती है। एक, 80% लोग, जिन्हें आपने एक टर्म दिया बैलगाड़ी अर्थव्यवस्था, यानी रूरल लोगों में जो लोग रहते हैं, रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं। दूसरा 18% जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मोटरसाइकिल है, यानी ज़्यादातर वो अच्छी स्थिति में आ गए हैं। 2% लोग जो कार वाले लोग हैं, एलिट क्लास। तो कुल मिला के अगर 18 और 2 को मिला दिया जाए तो 20% को तो हम कह सकते हैं कि यस, दे आर द रियल बेनिफिशियरी ऑफ दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस। बट 80% पीपल हैव आइदर बीन मार्जिनली इफेक्टेड, सॉरी मैं अंग्रेजी में बोल गया हूँ, जो है बहुत मामूली दर से प्रभावित हुए हैं, और 20% लोगों तक ही लाभ पहुंचा है। तो 80% लोगों का कोई अगर आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया का लाभ न पहुंच पाए और हम ये अपनी आत्म प्रशंसा करते रहें कि बहुत ऊंची भारतीय अर्थव्यवस्था चली गई है, अब तो वहाँ विकास हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो ये एक निश्चित रूप से चिंता का कारण है, क्योंकि वो 80% लोग ही सचमुच में भारत हैं। बाकी सब तो कई लोग कहते हैं इंडिया, यानी इंडिया का मतलब है कि जो अंग्रेजी एलिट क्लास सेक्शन है वो 20% है, और भारत अगर कहीं बात होती है तो 80% लोग अभी अनदेखी की गई है या उनको कोई बहुत लाइमलाइट में नहीं लाया गया है। चूंकि समय की सीमा है हमारे पास, यद्यपि विषय इतना वृहद है, व्यापक विषय है कि इस पर चर्चाएं बहुत हो सकती हैं, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा, चूंकि 5 मिनट का भी 10 मिनट का समय हमारे पास बचा है, ये बताइए कि इस 80% लोग भी विकास की मुख्य धारा में, यानी इस आर्थिक उदारीकरण की मुख्य धारा में शामिल हों, शामिल तो हैं, लाभ में शामिल नहीं है, यदि विकास में तो कंट्रीब्यूशन उन्हीं का है। तो ऐसी नीतियां किस प्रकार से इन लोगों को उनके लाभ पहुंचाए जा सकते हैं। यद्यपि सरकार भी बहुत क्लेम करती है, हमारा सरकार से मतलब सरकार से है, किसी राजनीतिक दल से नहीं है। तो सरकार बहुत तरह के प्रयास कर रही है, उसमें एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट सरकार लाई है, और भी विभिन्न प्रकार की रोजगार सृजन करने वाली योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए गए हैं। कुछ हद तक सफलता भी मिली है, ज्यादा तक असफल भी रहे हैं। तो अब जो एक नया सरकार ने लाया है कि भाई एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी, हम बहुत विस्तार से चर्चा नहीं कर पाएंगे। क्या ये आप समझते हैं कि ये कुछ हद तक हमारे उन वंचित लोगों को, उन निर्बल लोगों को, उन 80% लोगों को जो अभी रिक्शा पुलर हैं, ईंट के भट्टे पे काम करते हैं, या जिनको सीजन में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है, क्या ये कुछ हद तक उन्हें मदद पहुंचाएगा? डॉक्टर चौहान, एक बात मोटे तौर पर समझ ली जानी चाहिए कि हमारे देश की 66% जनसंख्या अभी भी सीधे सीधे खेती पर निर्भर करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि का जो अनुपात है वो 20% ही इस जनसंख्या को मिल पा रहा है। अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और वो उसका एक छोटा सा हिस्सा, 20% हिस्सा 66% लोगों में बांटा जाएगा, तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में उनका हिस्सा निरंतर कम होता जाएगा। और जब तक हम इस हिस्से को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम राष्ट्रीय आय के वितरणात्मक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम इस सामाजिक न्याय की बात नहीं कर सकते। नहीं, वो तो ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ग्रामीण लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कुछ मदद करेगा?
आपकी क्या उम्मीद है? जब तक हम लोगों को स्थायी तौर पर रोजगार प्रदान नहीं करेंगे, तब तक इस तदर्थ आधार पर रोजगार प्रदान करने की नीति सफल नहीं हो सकती। सरकारी काम कागज पर भले ही हम रोजगार गारंटी अधिनियम लागू कर दें, लेकिन जब वो फील्ड में कोई काम कराया जाता है तो हम ये देखते हैं कि मैं ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूं, सड़क बनती है और सड़क जेसीबी मशीन बनाती है, मस्टर रोल जो है आदमियों का भरा जाता है। हाँ, नहीं, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठा दिया इसके साथ ही जुड़ा हुआ कि ये कागज पे होगा। अब कागज पे न हो, इसके लिए सरकार ने एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार भी कानून वो अमल में आ गया है। तो क्या ये कानून कुछ मदद करेगा ऐसे लोगों की जो कि कागज पे ही काम करते हैं? जिन लोगों के लाभ के लिए अधिनियम पारित किया गया है, उनमें से 80% से अधिक लोग बिना पढ़े लिखे हैं, जिनको न तो अपने अधिकारों का ज्ञान है, न जिनके लिए सूचना के अधिकार का कोई महत्व है। जब उन्हें उनका ग्राम विकास अधिकारी ही कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, तो वो जो जिला स्तर पर सीडीओ जो इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करेंगे, जो इस एक्ट को कार्यान्वित करेंगे, उनसे सूचना मांगने की हिम्मत कम से कम गांव का बिना पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक तो नहीं कर सकता। हाँ, ये तो ठीक कहा है आपने कि भाई जो आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता है, वो सूचना का अधिकार है, पहले तो यही जानकारी नहीं है। अगर ये जानकारी हो भी जाए तो कौन लिखेगा, किसके पास लिखेगा, कहाँ वो अपील में जाएगा, कहाँ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पास जाएगा। कम से कम ये अभी निकट भविष्य में तो ऐसी उम्मीद नहीं है कि ये सब चीज़ें इतनी आसानी से दूर हो जाएंगी। लेकिन मेरा फिर प्रश्न है कि ठीक है, ऐसा वंचित वर्ग एक ऐसी स्थिति में कि कोई भी कानून उनके लिए बनाया जाए, कोई भी स्कीम लागू की जाए, वो चूंकि इससे एक ऐसा तरह का वातावरण है कि वहां पर कोई भी ये चीजें कामयाबी नहीं हो पाती, प्रभावी नहीं हो पाती हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में संगठन की कोई भूमिका हो सकती है कि जो लोग कुछ एनजीओ टाइप के या ट्रेड यूनियन टाइप के या रूरल एजुकेटर्स कुछ लोग या प्रेस वाले या कुछ हम जैसे लोग जो कुछ उनको मददगार साबित हो सकते हैं, क्या उनकी क्या भूमिका हो सकती है? हमारे देश में विकास के लिए जो ढांचा चुना गया, उसका जो सबसे बड़ी खामी मुझे दिखाई देती है वो ये है कि जिनको हम ऊपर उठाना चाहते हैं, जिनका हम उत्थान करना चाहते हैं, उनसे कोई नहीं पूछता कि आप क्या चाहते हैं। उन्हें हम विकास की धारा में शामिल नहीं करते। हम ऊपर से कार्यक्रम थोपते हैं और फिर ये उम्मीद करते हैं कि ये उसी कार्यक्रम को अपना लें और उससे अपना विकास कर लें। जहां तक स्वयंसेवी संगठनों का प्रश्न है, तो गुजरात में सेवा ने बहुत ही अनुकरणीय कार्य किया है कि वहां महिलाओं को स्वयंसेवी समूह बना करके उनका उत्थान किया गया है और उन्हें सरकार द्वारा प्रदत्त रोजगार कार्यक्रमों से रोजगार नहीं मिला है, बल्कि उन्हें स्वयं का रोजगार विकसित करने का लाभ दिया गया है। हाँ, मेरे पास अभी सूचना आ गई है कि समय बिल्कुल गुजर रहा है और हमको समअप करने का आदेश दे दिया गया है। अब मैं चर्चा को थोड़ा सा यहीं पर समराइज यानी संक्षिप्तीकरण करना चाहूँगा। आज के इस चर्चा में हमने मूल रूप से बताया कि आर्थिक उदारीकरण क्या है, इसके क्या विभिन्न अवयव हैं, क्या उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, और ये तीनों के अंतर्गत क्या क्या सरकार ने मोटे तौर पर कदम उठाए हैं, और इस पूरी उदारीकरण प्रक्रिया के तहत कौन लोग लाभान्वित हुए हैं, कौन लोग उस लाभ से वंचित रहे हैं, वंचित किन किन कारणों से रहे हैं, चाहे बेरोजगारी के फ्रंट पर देखें, गरीबी के फ्रंट पर देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास के फ्रंट पर देखें, तो हम कह सकते हैं बड़ी सेफली, बड़ी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि निश्चित रूप से अगर वृद्धि दर का यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, लक्ष्य आर्थिक वृद्धि दर ऊंचा नहीं है, आर्थिक वृद्धि दर एक संयंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है उसे प्राप्त करने का। तो इंस्ट्रूमेंट तो ठीक चल रहा, उसकी परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक रही है, वो और भी फैक्टर्स हैं, उस पर मेरे विवाद नहीं है। लेकिन इस मोटे तौर पर इस जो आर्थिक उदारीकरण का लक्ष्य है वो सामाजिक लक्ष्य जैसा नहीं हुआ, अर्थात वृद्धि हुई है, विकास नहीं हुआ, हाई ग्रोथ रेट हुई है, फेयर डेवलपमेंट नहीं हुआ, ग्रोथ विद एम्पावरमेंट नहीं हुआ है। तो उसके लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसके लिए अकेले सरकार प्रभावी नहीं हो सकती, उसके लिए मीडिया है,
क्योंकि लोगों में जागरूकता तो करनी होगी। भाई सरकार ने कानून बना दिया, अब सरकार जो है उस कानून को लोगों तक बताए, ये सरकारी तंत्र के तहत ऐसा बहुत संभव नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना इस चर्चा सत्र को विराम दूंगा। हमारे इस स्टूडियो में आज के लिए डॉक्टर चौहान जो आए, जिन्होंने अपना समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं।